है निमरा, सही है। इशू हमने पढ़ा ऑर्डर नंबर 14 में, सही है। तो मैंने आपको ये बताया कि इशू की फाइंडिंग होती है, इशू की फाइंडिंग होती है ना। फाइंडिंग कैसे होती है? फाइंडिंग होती है थ्रू एविडेंस। करने के लिए एविडेंस की तरफ अदालत को जाना पड़ता है, सही है। और एविडेंस कौन से तरह की ली जा सकते हैं, यहां से मैंने आपको आउटलाइन लिखवाई थी कि अदालत किस तरह की एविडेंस को कंसीडर कर सकती है, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया कि हम पढ़ेंगे इंट्रोगेशन, सही है, इंस्पेक्शन, डिस्कवरी और हाँ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सही है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा डिस्कवरी। अभी इन चारों चीजों का जो ताल्लुक है वो है ऑर्डर नंबर 11, ठीक है। आउटलाइन में ये था शामिल। दूसरा मैंने आपको बताया कि एविडेंस में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट अपीयरेंस ऑफ विटनेसेस। तो विटनेसेस से रिलेटेड हमने पढ़ना है ऑर्डर नंबर 16, ठीक है। और विटनेसेस की एग्जामिनेशन होनी है फर्दर ऑर्डर नंबर 18, ठीक है। और हमने ये भी एक अलग टॉपिक भी पढ़ना है, तीसरा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमने क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है एक तो ऑर्डर नंबर 11 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का हवाला दिया गया है, दूसरा ऑर्डर नंबर 13 में, सही है। ये चीजें समझ आ रही ना आपको? जी सर। अब एक तो हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। मुझे आप ये बताएं कि क्या हमने इंटरलोकेटरी ऑर्डर पढ़ा है कि दौरान केस जो है अदालत कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है? जी सर। यस सर, आपने ये बताया था हमें। हमने सेक्शन नंबर 94 पढ़ा है पूरा, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग? नो सर। सर आपने जस्ट ये हमें दिया था फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के प्रोसीडिंग के दौरान ऑर्डर कोई भी कोर्ट दे सकती है, बट स्पेसिफिकली वो तो मैंने वैसे ही बताया था। क्या हमने ये पढ़ा है डिटेल में कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग या दौराने केस जो अदालत में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, जिसको हम इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कहेंगे, या दौराने केस अदालत जो है किसी भी किस्म का ऑर्डर पास कर सकती है? क्या हमने ये पढ़ा था? नो सर, ये आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया मैंने। तो अब आप मुझे बताएं कि ये चीजें पढ़ें जो आपके सामने लिखी हुई या जो वो चीजें मैंने आपको बताई जो रह गई है वो हम पढ़ें? सर जैसा आपको बेहतर लगे। अब आप ऐसा करें कि ये ज़हन में रखें कि ये हमारी आउटलाइन है कमिंग लेक्चर्स की। ऑर्डर 11, ऑर्डर 13 एंड ऑर्डर 16 एंड ऑर्डर 18, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। और ये तीसरा टॉपिक होगा, ये चौथा टॉपिक, ये पांचवा टॉपिक, ये हमारे आउटलाइन है। अभी हम फर्स्ट टॉपिक को इंटरलोकेटरी ऑर्डर को रखते हैं, सही है? जी सर, ठीक है। ठीक है। ओके। अब देखिए ना, मैं इसलिए उन ऑर्डर्स को पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि होता यह है कि जब भी प्लेंटिफ कोई प्लेंट फाइल करता है उस वक्त इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है अलॉन्ग विद प्लेंट, पता है ना आपको। या डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करता है
तो रिटन स्टेटमेंट के साथ कोई एप्लीकेशन लगा सकता है ना। तो जज क्या करता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को ओरिजिनल प्रोसीडिंग को पहले कंटिन्यू होने से पहले जज पहले एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करता है। सही है। अगर इन टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ें तो आपके लिए कोई इशू तो नहीं होगा? नो सर। नो से इशू तो नहीं हुआ। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर लोकेटरी एप्लीकेशन। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन किसको कहा जाता है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। वी कैन से इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन इज दैट एप्लीकेशन which is filed interlocutory application is that application which is filed by party, कोई भी पार्टी, during the pendency of the suit। जो दौराने केस अदालत में कोई एप्लीकेशन फाइल की जा रही है अदालत में, तो उस एप्लीकेशन को नाम दिया गया इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। अब इस इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पर अगर कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है तो उस ऑर्डर को नाम दिया गया है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। सही है, हमने पढ़ा था ना शुरू में। जी सर। मैंने आपको ऑर्डर के दो टाइप्स बताए थे, एक होता है फाइनल ऑर्डर, दूसरा होता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। Interlocutory order is that order which is passed upon interlocutory application and during the pendency of suit। तो अभी ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन अगर फाइल की जा रही दोहराने के, तो उस पर अदालत जो ऑर्डर पास कर रही है उस ऑर्डर को नाम दिया जाएगा इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ये क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये समझना है कि ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन एक किस्म की हम कह सकते हैं कि दोहराने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, ये किस्म की एडिशनल प्रोसीडिंग्स हैं। एडिशनल प्रोसीडिंग्स, एडिशनल प्रोसीडिंग्स हम किसको कहते हैं? एडिशनल प्रोसीडिंग्स मींस एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन एप्लीकेशन को हम एडिशनल प्रोसीडिंग या एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसकी मेन प्रोसीडिंग दूसरी होती है, एक होती है ओरिजिनल प्रोसीडिंग। अब आप में से कोई बताए कि ओरिजिनल प्रोसीडिंग या मेन प्रोसीडिंग हम किसको कहते हैं? सर जाते फर्स्ट ओरिजिनल और मेन प्रोसीडिंग किसको कहते हैं? सर मेन प्रोसीडिंग जो हम चीज कोर्ट में क्लेम कर रहे हैं वही होगी ना? मतलब कैसे क्लेम करते हैं? जैसे हम प्लेन पे फाइल करते हैं किसी चीज का, हम कोई चीज कोर्ट से मांगते हैं रिलीफ, तो वो हमारी मेन प्रोसीडिंग होती है। सेम ओरिजिनल प्रोसीडिंग हम कहते हैं प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को। प्लेंटिव ने प्लेंट फाइल किया, उसके जवाब में डिफेंडेंट ने डब्ल्यूएस फाइल किया, अपना डिफेंस किया। अब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पर जो कार्रवाई कंटिन्यू होती है वो मेन प्रोसीडिंग। समझ आया? जी सर। वो ओरिजिनल प्रोसीडिंग पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई प्लीडिंग फाइल की जा रही, मतलब कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एप्लीकेशन फाइल की जा रही, तो उस एप्लीकेशन पर जो कार्रवाई चल रही है सेपरेटली, उसी केस के अंदर
उसको कहा जा रहा है एडिशनल प्रोसीडिंग। समझ आया? जी सर। तो अगर हम दोहराने केस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अलावा कोई भी पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो उसको इस एप्लीकेशन का नाम होगा एडिशनल प्रोसीडिंग या एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग, हम जनरली कह सकते हैं। पर कानून जो है, सीपीसी जो है, इस एडिशनल प्रोसीडिंग्स को दूसरे तरह का नाम दे रहा है। यहां तक क्लियर हुआ है? यस सर। अभी इसी एडिशनल प्रोसीडिंग को जो नाम दिया गया है, एक तो हम इसको नाम दिया गया सीपीसी में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है। दूसरा होता है एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग। या इसके अलावा कोई और भी नाम हो सकता है, अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन इनके अलावा। ये नोट कर लिया? जी सर। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग एंड अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये 3 तरह की सिचुएशंस हैं। और ये समझ आया? अब ओरिजिनल प्रोसीडिंग के अलावा एप्लीकेशन की सूरत में अगर कोई चीज फाइल की जा रही है वो एडिशनल प्रोसीडिंग या एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग। एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड इन शेप ऑफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग और वी कैन से एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग और इन बाय फाइलिंग एनी अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दो को, एक तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, दूसरा एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है अदर एप्लीकेशन। सर नोट चाहिए। नोट कर लिया? जी सर। अब आपसे कोई सवाल करता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल और मेन प्रोसीडिंग एंड एडिशनल प्रोसीडिंग, तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रोसीडिंग वो केस की कार्रवाई होती है जो मेन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के हिसाब से प्रोसीड या कंटिन्यू हो। एडिशनल प्रोसीडिंग हम किसको कह रहे हैं? या तो वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग हो, या तो एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग हो, या तो अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन। मींस दोहराने के अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की जा रही है वो एडिशनल प्रोसीडिंग। सही है? अभी एडिशनल प्रोसीडिंग्स को हमने क्लासिफाई किया, एक तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की सूरत में, ठीक है। दूसरा फिलहाल हम दो को डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की सूरत में, या तो हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग की सूरत में। अब ये इस टॉपिक के दो पार्ट्स हैं, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग एंड एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो अब एक तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में इससे रिलेटेड दो प्रोविजंस हैं। एक मेन जो प्रोविजन है जिसमें सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का नाम यूज किया गया है वो है सेक्शन नंबर 94 सीपीसी। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 94 सीपीसी की, तो उसके अंदर 4 चीजें बताई गई जिसको हम सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कह सकते हैं। सही है?
सेक्शन नंबर 94 सीपीसी के अंदर 4-5 चीजें बताएगी। एक तो अदालत में एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। आप सेक्शन 94 को ये समझे कि एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग वर्ड की मीनिंग है एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग, कह सकते हैं ना। एक्स्ट्रा और एडिशनल प्रोसीडिंग, सही है। अब सेक्शन नंबर 94 में जो मेन पहला पॉइंट बताया गया है वो है कि टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है। दूसरा जो रिलीफ मांगा जा सकता है दोहराने केस, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर अपॉइंट हो सकता है दोहराने केस। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ठीक है। तीसरा है रिसीवर है, अरेस्ट ड्यूरिंग द केस, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। चौथा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सही है। और एनी अदर ऑर्डर, इसके अलावा अदर रिलीफ मांगा जा सकता है, उस पर भी अदालत ऑर्डर पास कर सकती है। ये 5 चीजें समझ आई। जी सर। यस सर, मतलब सर अंडर सेक्शन 94 हम ये सारी एप्लीकेशंस जो है फाइल कर सकते हैं। हाँ, सेक्शन 94 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का हवाला दिया गया है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग मींस एडिशनल प्रोसीडिंग, ठीक है। और एडिशनल प्रोसीडिंग कैन बी फाइल्ड इन टर्म्स ऑफ दीज 5 रिलीफ, ठीक है। 5 सिचुएशन में ये रिलीफ मांगा जा सकता है दोहराने केस, और इनकी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, ठीक है। जी सर। पर आप सोच रहे होंगे कि टेम्पररी जो इंजंक्शन है उसका तो एक अलग रूल है ना, ऑर्डर नंबर 39, जिसके तहत वो एप्लीकेशन फाइल होती है। जी सर। ऑर्डर नंबर 39। तो हम कह सकते हैं बेसिकली सेक्शन में जो हवाला दिया गया है वो टेम्पररी इंजंक्शन का हवाला दिया गया है सेक्शन नंबर 94 में। उसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया है वो ऑर्डर नंबर 39 में। 38 है। समझ आया? आपको पता है ना कि सेक्शंस का जो सेक्शंस की जो वजाहत है वो हमें ऑर्डर्स में बताई गई। अब टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी sought और कैन बी got अंडर सेक्शन 94 एंड टेम्पररी इंजंक्शन का जो रिलेवेंट प्रोविजन है ऑर्डर की सूरत में वो ऑर्डर नंबर 39 सीपीसी है, ठीक है। यस सर। इसी तरह रिसीवर अपॉइंट हो सकता है दोहराने केस, तो रिसीवर अपॉइंट हो सकता है सेक्शन नंबर 94 में इसका हवाला दिया गया है, पर इसका ऑर्डर एक अलग है, ऑर्डर नंबर 40 सीपीसी। इसी तरह अरेस्ट एंड अटैचमेंट हो सकती है बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 38 सीपीसी। अब हमने क्या करना है, सेक्शन 94 को रिलेट करना है इन 3 ऑर्डर से। समझ आया? जी सर। जी सर। ये सिर्फ नोट करें, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि एडिशनल प्रोसीडिंग किस तरह दोहराने के एप्लीकेशन फाइल की जाती है। एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग सिर्फ एक ही चीज को कहा जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन।
अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। इसका रिलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 75 to 78 इन ऑर्डर 26 CPC। अब ऐसा समझें कि जो हमारी आउटलाइन है कमिंग लेक्चर्स की, पहले हमने ये 3-4 ऑर्डर्स, ये 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने, उसके बाद हम बाद में उस फाइंडिंग पर आएंगे, एविडेंसेस पर। ठीक है, जी सर। इसको नोट करें। नोटेड सर। कोई सवाल तो नहीं किसी का? हाँ बाबा, कोई सवाल? नो सर। सर, जो में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, उसका क्या मतलब होगा? उसके हिसाब से एप्लीकेशन नहीं। हाँ देखिए ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रिलीफ फ्रॉम कर रहा है, ठीक है। अब उसी सेक्शन नंबर, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केस सेक्शन नंबर 44 में हमने पढ़ा था कि अदालत जो है रिसीवर अपॉइंट होने की सूरत में भी रिसीवर अपॉइंट करने की सूरत में भी रिलीफ फ्रॉम कर सकती है पार्टी को। अब उसी सेक्शन नंबर 44 के अंदर यह भी बताया गया है कि जो अदालत रिसीवर अपॉइंट करेगी दोहराने के, वो CPC के प्रोसीजर के मुताबिक अपॉइंट करेगी। क्या हमने ये नहीं पढ़ा था? जी जी सर। तो बाबा असां CPC हाणे पढ़ूं था न, तो उन सेक्शन नंबर 44 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये लिखियल आहे त अदालत रिलीफ फ्रॉम कर सके थी रिसीवर अपॉइंट करण जो, ऐं जेको रिसीवर अपॉइंट थींदो वो एज पर द प्रोसीजर गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ CPC। असां वो ही CPC पढ़ूं था, सही है न? छो त स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो जेको प्रोसीजरल आहे वो CPC आहे। जी जी सर। ठीक है ना? और कोई सवाल किसी का? नो सर। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहां पर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन, क्योंकि ये मेन टॉपिक है टेम्पररी इंजंक्शन। सही है, पहला टॉपिक। टेम्पररी इंजंक्शन को हम ये कह सकते हैं, एक तो इसका हवाला दिया गया है सेक्शन नंबर 94 में, ठीक है। दूसरा इसका हवाला दिया गया है ऑर्डर नंबर 39 में। अब सेक्शन नंबर 94 को अगर हम पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, द कोर्ट में पास एन ऑर्डर अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। बाकी सेक्शन नंबर 94 में जो टेम्पररी इंजंक्शन का हवाला दिया गया है, उसका पूरा तरीकेकार हमें ऑर्डर 39 में मिलता है। तो बेहतर है कि हम फोकस करेंगे इसका ऑर्डर 39 के मुताबिक। सही है? जी सर। अब सवाल ही पैदा होता है, टेम्पररी इंजंक्शन है क्या? दो अल्फाज है, टेम्पररी मींस फॉर द टाइम बीइंग, और वी कैन से फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड और शॉर्ट टाइम, थोड़े वक्त के लिए कोई ऐसा ऑर्डर पास। अब वो शॉर्ट टाइम किस तरह हो सकता है? उसका टाइम पीरियड जिस तरह अदालत फिक्स करे।
पीरियड दो सिचुएशन में हो सकता है, इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट, या तो अदालत खुद फिक्स करे कोई भी टाइम, इतने टाइम के लिए ये रिलीफ दिया जा रहा है, इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट, और वी कैन से दूसरा ये भी हो सकता है कि टिल दी फाइनलिटी ऑफ द केस, जब तक केस खत्म नहीं होता। सही है, पॉसिबिलिटी है ना दोनों सिचुएशन की। जी सर। इंजंक्शन किसको कहते हैं? जो दूसरा वर्ड है इंजंक्शन, दैट मींस, इंजंक्शन मींस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अदालत का हुक्म। अब ये अदालत का जो हुक्म है वो कितने टाइम के लिए हो सकता है, मतलब किस तरह का हो सकता है? फॉर डूइंग समथिंग और फॉर नॉट डूइंग समथिंग? For not doing For not doing something. something, sir. सर फॉर नॉट डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग सर, दोनों के लिए। दोनों के लिए हो सकता है। तो वी कैन से टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी sought order to do or to perform ठीक है, अदालत हुक्म कर सकती है कि कोई अमल किसी पार्टी ने करना है, या इसमें ये हो सकता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर restraining someone, for restraining or for not doing an act. के लिए अमल के लिए मना करने से रिलेटेड भी हो सकता है, या अदालत हुक्म कर सकती है कि ये अमल आपने नहीं करना। तो दोनों सिचुएशन इन्वॉल्व हुई कि टेम्पररी इंजंक्शन रिलीफ कैन बी sought ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट for requesting the court to order to do something or for not doing something। ठीक है, इसमें इस रिलीफ के तहत अदालत से रिक्वेस्ट की जा सकती है एप्लीकेशन फाइल करके कि अगली पार्टी को अदालत हुक्म करे कि उसने वो अमल करना है, या अदालत से रुजू किया जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि अदालत अगली पार्टी को मना करे कि वो अमल ना करे, ठीक है, जब तक केस डिसाइड नहीं होता। ये समझ आया? जी सर। तो हमने एक तो टाइम पीरियड के हिसाब से डिस्कस किया और टेम्पररी इंजंक्शन रिलीफ के हिसाब से डिस्कस किया कि ये किस तरह का रिलीफ है। सही है? अब टेम्पररी इंजंक्शन के अलावा टेम्पररी इंजंक्शन, अभी तक आपको जितने भी मैंने लॉज पढ़ाए हैं, टेम्पररी इंजंक्शन जो है कौन से कवानीन के तहत ये रिलीफ हासिल किया जा सकता है? कोई बताएगा? The law of tort. ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट, Specific relief Yes, act. sir. Law of contract, sir. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये रिलीफ फ्रॉम नहीं करा, आई थिंक कंपनसेशन फ्रॉम करा है। सही ना? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ये रिलीफ हासिल किया जा सकता है। कौन से सेक्शन के तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का? Sir, I think 54 or 54 हुआ परमानेंट इंजंक्शन ना मैं बताएं तो मुझे ख्याल सेक्शन 52 और स्पेसिफिकली सेक्शन 53 माना टेम्पररी इंजंक्शन जो रिलीफ हासिल कर सके तो वो सेक्शन नंबर 53 के तहत
सांवरी भी कंफर्म कजो। ठीक है तसा लॉफ्ट ऑर्ड जे तहत टेम्पररी इंजेक्शन जो रिलीफ हासिल कर सकूं था इस पे जो रिलीफ एड के तहत और बाकी भी कवानीन है। ठीक है इसको रखते हैं फिलहाल साइड पर। अब टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि टेम्पररी इंजेक्शन की ग्राउंड कौन से हो सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ टेम्पररी इंजेक्शन ग्राउंड्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन के 3 ग्राउंड्स हैं। एक प्रामा फेशिया केस, दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीसरा इरिपेयरेबल लॉस। इरिपेयरेबल लॉस ये 3 ग्राउंड है टेम्पररी इंजंक्शन के। और ये नोट कर लिया? जी सर। 40 मिनट एंड होने वाले हैं। थर्ड वन आपने क्या लिखा है? इरिपेयरेबल लॉस। इरिपेयरेबल लॉस पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है तो जज उनको कहता है कि आप इन 3 ग्राउंड्स के तहत हमें सेटिस्फाई करें। एक हमने पढ़ा प्रामा फेशिया केस, प्रामा फेशिया केस, दूसरा ग्राउंड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीसरा है इरिपेयरेबल लॉस। इरिपेयरेबल लॉस जब एप्लीकेशन फाइल की जा रही है उस एप्लीकेशन के अंदर इन 3 ग्राउंड्स के मुताबिक जो पर्टिकुलर देने होते हैं वो इन 3 ग्राउंड्स के मुताबिक अदालत को एप्लीकेशन के अंदर सेटिस्फाई करना होता है पार्टी ने। ठीक है पहले ये बताना होता है कि आप मेरे फेवर में ये एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करें, क्योंकि ये जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो अदालत एविडेंस को कंसीडर नहीं करती। जिस तरह आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा जब बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो आपको पता है ना एविडेंस कंसीडर नहीं होती, पढ़ा होगा आपने। ठीक है इसी तरह जब टेम्पररी इंजंक्शन फाइल होती है तो अदालत में एविडेंसेस पेश नहीं की जाती बल्कि अदालत केस की डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के पर्टिकुलर्स को पढ़ के उसके मुताबिक टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। तो इसका पहला जो ग्राउंड है प्रामा फेशिया केस। प्रामा मीन प्राइमा वर्ड निकला हुआ है, प्राइमा लैटिन टर्म है। प्राइमा वर्ड मतलब प्राइम, प्राइम मीन फर्स्ट। फेशिया मीन्स फेशिया वर्ड निकला हुआ है फेस से। ठीक है फेस मतलब अपीयरेंस। फेस मतलब
अपीयरेंस। तो ये तो ही लिटरल मीनिंग, टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, प्राइमा फेशिया को? हाँ, कोई बताएगा? सर सफिशिएंट एविडेंस। एविडेंस की तो बात ही नहीं हो रही ना। हमने पढ़ा प्राइमा फेशिया केस होना चाहिए। प्राइमा फेशिया केस पहला ग्राउंड है टेम्पररी इंजेक्शन एप्लीकेशन का। प्राइमा वर्ड निकला हुआ है प्राइम से, प्राइम मीन फर्स्ट। फेशिया वर्ड निकला हुआ है फेस से, फेस मतलब अपीयरेंस। तो ये तो हुई लिटरल मीनिंग। टेक्निकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमा फेशिया मीन्स prima facie means from the face of record of documents of the case। ये समझ आया? भाई ये पॉइंट समझ आया? जी सर। सर थोड़ा समझाएं, एग्जांपल दें। बाबा देखिए ना, जब बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो अदालत केस को देखती है ना, एफआईआर को, है ना, और जो बयानात होते हैं उसको देखती है अदालत। आर्गुमेंट्स को सुनकर बेल अलो करती है, डिसअलो करती है, सो ऑन। क्या अदालत एविडेंस में जाती? नहीं जाती। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी रिलेट करें कि जब टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल हो रही है तो अदालत एविडेंस को कंसीडर नहीं करेगी, बल्कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को मद्देनजर रखकर केस की रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत जाहिरी तौर पर देखेगी कि वाकई किसी का राइट वायलेट नहीं हो रहा। केस के जाहिरी तौर पर देखने की कॉन्सेप्ट को प्राइमा फेशिया केस कहा जा रहा है। ठीक है जी जी सर। हाँ, केस के जो रिकॉर्ड केड़ो आ बाबा, केस जो रिकॉर्ड प्लेंट आ, रिटन स्टेटमेंट आ, उनमें जेको कुछ लिखियल आ, उनमें स्टोरी में जेको कुछ ज़ाहिर थे तो अदालत उनके पढ़ी करे, अगर समझे थी तो किन जो हक है उनके दी थी, टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट कर दी। अगर अदालत नथी समझे तो नथी थी। माना अदालत रिकॉर्ड के ज़ाहिरी तौर जो रिकॉर्ड अवेलेबल आ उनकी मद्देनजर रखे थी ना, इनके प्राइमा फेशिया था जो फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द केस। जो केस जो जेकी डॉक्यूमेंट्स आहिनि और जो रिकॉर्ड आ उनके ज़ाहिरी तौर पर मद्देनजर रखी करे जो कुछ समझो तो वने वो प्राइमा फेशिया है जो ज़ाहिर आ। ठीक है, तो जब भी एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन फाइल करेगा तो अदालत को ये कन्विंस करेगा कि जो केस है उससे जाहिर हो रहा है मेरा राइट वायलेट हो रहा है। अगर आपने मेरे हक में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट नहीं की तो मेरा नुकसान होगा। केस से जाहिरी तौर पर पता चल रहा है। अब इस जाहिरी तौर पर की कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्राइमा फेशिया। ठीक है, अच्छा सर समझिए। प्राइमा वर्ड निकला हुआ है प्राइम से, प्राइम मतलब फर्स्ट। फेशिया वर्ड निकला हुआ है फेस से, फेस मीन अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस किसको कह रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड है, जो प्लेंट है, जो रिटन स्टेटमेंट है, इसको हम अपीयरेंस कह रहे हैं। ठीक है, अदालत तो फर्स्ट अपीयरेंस मतलब पहली नजर में देख रही है स्टोरी को, केस की स्टोरी को, उससे जो जो चीज जाहिर हो रही है उसको प्राइमा फेशिया कहा जा रहा है। ठीक है जी सर। ये पहला ग्राउंड समझ आया कि पार्टी अदालत को बताएगी कि केस से जाहिरी तौर पर रिकॉर्ड से पता चल रहा है मेरा राइट वायलेट हुआ है और मेरे हक में ये टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट की जाए। ये पहला ग्राउंड प्राइमा फेशिया।
कि अदालत देखेगी कि वाकई जाहिरी तौर पर टेम्पररी इंजंक्शन बनती है, केस से जाहिर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। पर अब प्राइमा फेशिया केस पहला ग्राउंड है। अब आते हैं हम दूसरे ग्राउंड पर। टेम्पररी इंजंक्शन सेकंड ग्राउंड। पहला ग्राउंड हमने पढ़ा प्राइमा फेशिया केस, और ये पहला ग्राउंड समझ आया ना? जी सर। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा ग्राउंड। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस दूसरा ग्राउंड है। अब दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो बैलेंस। बैलेंस मतलब बराबरी, बराबर या बराबरी, या इसको हम कह सकते हैं कि इक्वल। कन्वीनियंस मीन्स कन्वीनियंस मतलब आसानी, या हम इसको अदर दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि फायदा। ये वर्डिंग समझ आई? जी सर। तो कन्वीनियंस को हम बेनिफिट भी कह सकते हैं या ईज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ईज, कन्वीनियंस मतलब ईज, आसानी, या बेनिफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अदालत में जब टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तो अदालत को बताया जाएगा कि अगर आपने मेरे हक में ये टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट नहीं की तो इसमें मेरा नुकसान ज्यादा होगा, अगली पार्टी को फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें बैलेंस नहीं होगा। फिर बैलेंस कैसे नहीं होगा? टेम्पररी इंजंक्शन अगर ग्रांट नहीं की जाती मेरे हक में तो एप्लीकेंट अदालत को बताएगा कि मेरा ज्यादा नुकसान होगा और अगली पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो फिर यहां पर बराबरी नहीं बचेगी, ठीक है। बराबर करने के लिए, मुझे नुकसान से बचाने के लिए मेरे हक में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करें। तो फिर अदालत इस आर्ग्यूमेंट्स को, इस फैक्ट्स को, पार्टिकुलर्स को पढ़ के अदालत वाकई देखेगी केस के मुताबिक कि वाकई अगर ये एप्लीकेशन ग्रांट नहीं की गई तो दूसरी पार्टी रेस्पोंडेंट को ज्यादा फायदा होगा, इसको ज्यादा नुकसान होगा। पर अदालत ने ये भी देखना होगा कि जो एप्लीकेंट ने जो टेम्पररी इंजंक्शन फाइल की है, अगर इसके हक में हम इस एप्लीकेशन को ग्रांट करते हैं, ऐसा ना हो इसको ज्यादा फायदा हो, अगली पार्टी को ज्यादा नुकसान हो। तो अदालत ने क्या करना है, दोनों पार्टी की बराबरी को जरूर चेक करना है। सही है? जी सर। समझ आ रहा है ना? जी सर। कोर्ट कंसीडर्स equality of ease to both parties. जब अदालत इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करती है, चलाती है, प्रोसीडिंग्स को,
तो अदालत इसमें ये कंसीडर करती है कि दोनों पार्टीज को बराबर का फायदा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक पार्टी को ज्यादा फायदा हो, एक पार्टी को कम फायदा हो और उसको ज्यादा नुकसान ज्यादा हो। अदालत दोनों पार्टीज की बराबरी को जरूर मद्देनजर रखेगी, ठीक है। दूसरा ग्राउंड समझ आया? जी सर। जी सर। दूसरा ग्राउंड समझ आया? तीसरा ग्राउंड ये है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल लॉस। इररिपेयरेबल लॉस का मतलब क्या है? इररिपेयरेबल वर्ड की मीनिंग है नॉट रिपेयरेबल। Irreparable means not repairable. लॉस मतलब नुकसान। लॉस मतलब नुकसान। तो अब इसका इररिपेयरेबल लॉस का मतलब ये हुआ कि ऐसा नुकसान जिसका अजाला ना हो सके। समझ आया? जिसको हम सही ना कर सके। बेहतर है कि इसको हम अलग लिखते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन का जो तीसरा ग्राउंड है, इररिपेयरेबल लॉस, इररिपेयरेबल मतलब नॉट रिपेयरेबल, जिसको हम सही न कर सके। लॉस मतलब डैमेज, नुकसान। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दैट लॉस which that loss or damage which cannot be that loss or damage which cannot be redressed which cannot be redressed or compensated later। अब ये पॉइंट समझ आया? जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब तो जय नुकसान अजालो न थे। हाँ, कि मतलब इररिपेयरेबल लॉस का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई नुकसान हो रहा है जिसका अजाला फ्यूचर में किसी और कंपनसेशन के थ्रू नहीं दिया जा सकता। मतलब अजाला नहीं किया जा सकता। मतलब ये टेम्पररी इंजंक्शन अगर ग्रांट नहीं की गई तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी किसी और सूरत में। ठीक है? जी सर। तो जब भी अब ये तीसरा ग्राउंड भी मेंशन किया जाएगा एप्लीकेशन में कि आप इस मेरी टेम्पररी इंजंक्शन को ग्रांट करें, अगर नहीं करते तो मेरा जो नुकसान होगा उसका अजाला किसी और सूरत में नहीं हो सकता। ठीक है? तो अदालत क्या करेगी? अदालत फिर ये कंसीडर करेगी, चेक करेगी कि वाकई ऐसा कोई नुकसान होगा अगर टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट नहीं की तो, जिसकी भरपाई या जिसकी रिपेयरेबिलिटी नहीं हो सकती किसी और सूरत में, फ्यूचर में या कंपनसेशन की सूरत में। सही है? तो हमने 3 ग्राउंड पढ़े।
prima facie case, balance of convenience and irreparable loss. ठीक है, और ये समझ आया? जी Yes, सर। sir. कोई सवाल तो नहीं? नो सर। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, टेम्पररी इंजेक्शन, सही है? इसको हम कमिंग लेक्चर